बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल बुक है, शाम सीरीज़ की जो बुक है आपकी मैरी की बुक है, वहाँ से हम चैप्टर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से बेसिकली जो हमारी आउटलाइन है उसके 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ये चैप्टर 7 का पेज नंबर 172 है और बुक का जो ये लिखा है मैंने 172, अगर आपके पास जो सॉफ्ट फॉर्म में बुक है उसमें अगर आप सर्च करें सर्च के निशान पे तो आपको 172 पेज सर्च करेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा चैप्टर 7 वाला। और अगर 165 जो पेज है ये बुक का अपनी जो बुक ने लिखा हुआ है पेज, वो पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला जो टॉपिक है उसमें जो इंट्रोडक्शन है आपको पहले जो चीज़ देखनी होगी वो है रिजिड बॉडी है, इंट्रोडक्शन टू रिजिड बॉडी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स रिजिड बॉडी क्या होती है? सबसे पहली बात मैंने आपको पहले बताया भी था कि बच्चों रिजिड बॉडी जो होती है बेसिकली ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसपे हम अगर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से स्टूडेंट्स क्या हो कि वो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज ना करें। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं उस फोर्स के रिस्पेक्ट। वैसे तो इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है, लेकिन अंडर सम कंडीशन हम उसको कह सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों रिजिड बॉडी के जो एंटी टर्म आती है ना, जो उलट टर्म आती है कि रिजिड बॉडी तो वो हो गई ना कि जिसमें हमारे पास हम चीज पे वो फोर्स लगाई, पार्टिकल्स पे फोर्स, बॉडी पे फोर्स लगाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये लाइक हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी के ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। अब मैं इस बॉडी के इस तरफ फोर्स लगाता हूँ। जब फोर्स लगाऊंगा इस जगह पे तो क्या होगा कि अगर तो ये फोर्स इस पे लगाने से इसकी इस जगह पे कोई डेंट ना पड़ जाए, मतलब कहने का ये डेंट वर्ड मैंने आम वर्ड में बोला है, लेकिन साइंसी लैंग्वेज में इसका जो टर्म आएगी वो ये है कि पार्टिकल जब हम फोर्स लगाएं बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये या डिस्प्लेसमेंट कह लें आप, इन पार्टिकल्स का जो आपस में डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो तो तब हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज अ रिजिड बॉडी अंडर दैट फोर्स। ठीक है, तो इसी तरह से अब रिजिड बॉडी के जो एंटी उसके जो ऑपोजिट टर्म आती है वो आती है एक उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी, या इलास्टिसिटी वैसे और टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जो इलास्टिक बॉडी है वो इसके ऑपोजिट वर्ड आता है, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक का वर्ड ही मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वो बॉडी, जब तक हमने उस बॉडी पे फोर्स लगाई हुई है तो वो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस चेंज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो मेरे पास ये यहाँ पे जो इनका जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स का, वो दोनों करीब करीब आ जाए, ये पार्टिकल इसके बहुत करीब आ जाए, ये पार्टिकल उठा के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज इलास्टिक बॉडी। लेकिन इलास्टिक बॉडी में एक कंडीशन और भी है, वो ये है कि स्टूडेंट के जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी कंप्रेस होता है, और जब हम फोर्स को खत्म करते हैं तो वो बॉडी जो होता है वो अपनी उस पोजीशन में नहीं रहता, बल्कि वो अपनी वो कंडीशन हालत को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि वो हमारे पास इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो चैप्टर 7 है इसमें हमने
इससे चैप्टर 7 से पहले पहले तक जितने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, वो सारे चैप्टर्स के अंदर हमारा जो कंसर्न रहा है वो पार्टिकल की बात करते रहे हैं हम, या फिर पॉइंट मैथ्स की बात करते रहे हैं। हम दो तरह की बातें की हमने हमने बात की पार्टिकल के ऊपर या फिर पॉइंट मैथ्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन लेकिन और सेकेंडली, और जब जाहिर बात है पॉइंट मैथ्स पे बात की या पार्टिकल पे बात की, तो उनका रेडियस जो होता था वो 0 होता था। लेकिन जो ही अब हमने जब चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, तो उस चैप्टर का नेम ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो मतलब कहने का कि अब जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 7 के अंदर चीजें डील करेंगे, तो उसके अंदर वो सिर्फ पार्टिकल नहीं होगा, बल्कि वो पूरे का पूरा बॉडी होगा जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे। मैं आपको जरा बुक का दिखा देता हूँ, ताकि बुक से भी ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी आपकी। नोट कीजिएगा जरा 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको बुक नजर आ रही है, तो इस चैप्टर का नेम देखें, सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो मतलब इससे पहले जितने भी हमने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिकल के ऊपर थे, लेकिन अब से हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी करेंगे। अब बेटा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जारी बात है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होती है। ये देखिए जरा, मैं लिख के दिखाता हूँ जरा थोड़ा सा आपको। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर हमारे पास कलेक्शन होती है, जाहिर बात है कलेक्शन होती है। और अब कलेक्शन बेटा जाहिर बात है कि वो पार्टिकल्स की वो डिस्क्रीट भी हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकती है, और वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है, ठीक है। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अब ये डिस्क्रीट टर्म आपने पहले भी पढ़ी होगी, ठीक है। डिस्क्रीट का बेटा सिंपली मीनिंग ये होता है कि हमारे पास पार्टिकल्स है वो इन रैंडम पोजीशन है। मतलब जैसे कि फर्ज करें ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर पार्टिकल एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब कोई खास सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। इसी तरह से जो कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे आपने कॉन्टिन्यूस लिमिट पढ़ी है, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि हर चीज एक मैनेज तरीके से चलती है, ठीक है। हर चीज एक मैनेज तरीके से चलती है। तो मतलब कहने का कि वो पार्टिकल्स जो होंगे वो भी मैनेज वे से होंगे, इस वजह से हम उन पार्टिकल्स को कह सकते हैं वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। वैसे हम उनको मतलब अब बताने का मकसद आपको यहाँ पे ये है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। अब वर्ड डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस आपको समझ आ गया होगा। अब बुक पे भी उसने यही बात मेंशन की हुई है कि पहला टॉपिक उसका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के ऊपर ही है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको अब स्टडी तो नहीं करूंगा, आप इसको खुद स्टडी कीजिएगा। जो मैंने बातें अभी आपसे की हैं, ये सारी बातें वही इस टॉपिक के अंदर की हुई हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बेटा डेंसिटी। बेटा डेंसिटी जो होता है ना बेसिकली, वो दो तरह से तीन तरह से डेंसिटी होती है। डेंसिटी भी तीन तरह से होती है, ये टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सिर्फ हमने ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज ही पढ़नी है, बाकी हम नेक्स्ट अपना जो है वो जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक्स है, जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है, उसी को हम डील करेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे ओरिजिनल टॉपिक जो आउटलाइन के हैं उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वजह से मुझे ये पढ़ाने पड़ रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पे बच्चों डेंसिटी जो है, अगर हम डेंसिटी 3D में है, अगर डेंसिटी स्टूडेंट्स 3D में बात करते हैं, अगर डेंसिटी हमारे पास 3D में है, डेंसिटी इन 3D, तो देन बेटा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी है। वो क्या हमारे पास होगा, वॉल्यूम डेंसिटी है, ठीक है। अब बच्चों वॉल्यूम डेंसिटी होता क्या बेसिकली, वैसे आपको जनरल पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है। वो क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो 3D सिस्टम के अंदर अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम चीज को डील करते हैं, डेंसिटी को अगर 3D सिस्टम के अंदर डील करते हैं, तो वहां पे जो चीज क्रिएट होगी वो हमारे पास वॉल्यूम डेंसिटी होगी, ठीक है। अब ये लिखा भी उसने यही हुआ, फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल ऑक्युपाइंग region of the space, it is often convenient to define as a mass per unit volume, which is called the volume density or briefly density mathematically। तो उसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो जाहिर बात है कि वॉल्यूम के लिहाज से तो क्या होगा, लिमिट यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा
टा, डेल्टा टा विच गोज टू जीरो, सॉरी डेल्टा टा नहीं, सॉरी आर लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा आर गोज टू जीरो डेल्टा एम ओवर डेल्टा आर। अब यहाँ पे जैसे वो मैंने बताया था मैथ पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बेसिकली ऊपर मैथ ही बताया गया। जनरल हमने नोटेशन जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ी वो ये पढ़ी है, लेकिन मैथमेटिकली अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, कैपिटल एम साथ उसके डेल्टा और साथ ओवर डेल्टा स्मॉल आर। डेल्टा मतलब ये यहाँ पे स्मॉल चेंज को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो डेंसिटी स्मॉल डेंसिटी होगी उस वॉल्यूम के अंदर। अब यहाँ पे जो उस वैसे हम जो प्रीवियस डेंसिटी को डिनोट करते रहे हैं वो रो से डिनोट करते रहे, लेकिन यहाँ पे जो नोटेशन होगी वो सिग्मा यूज करेंगे, बस ये फर्क है, ठीक है। तो ये मैंने डेंसिटी बताई है आपको, किसके अंदर, वॉल्यूम डेंसिटी बताई 3D के अंदर। अब इसी तरह से अगर डेंसिटी हमारे पास जो है वो सरफेस डेंसिटी भी हो सकती है, जारी बात है वो डेंसिटी जो कि सरफेस पे ऑपरेट होती है, ठीक है। इसी तरह से लीनियर डेंसिटी भी हो सकती है, ऐसी डेंसिटी जो कि लाइन के ऊपर, मतलब लाइन की ऊपर जो मतलब डेंसिटी होगी, ठीक है, उसको लीनियर डेंसिटी बोलेगा। अब देखो उसमें ये बातें की हैं कि डेंसिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ पोजीशन एंड कैन वेरी फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट। When the density is constant, the system is said to be uniform density or simply uniform। ठीक है, एक और बात यहाँ पे बेटा क्लियर कर लें कि यूनिफॉर्म डेंसिटी क्या होगी। अगर हमारे पास बेटा नॉर्मली डेंसिटी आपने कांस्टेंट ही पढ़ी हुई है, अक्सर जो अपने प्रीवियस अभी तक बीएससी तक जो पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है आपके जो प्रॉब्लम्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे जर्नल के डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट भी हो सकती है और डेंसिटी जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होगी बच्चों तो तब हमारे पास यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी या सिंपली हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। और लेकिन अगर हमारे पास डेंसिटी जो है वो वेरिएबल होगी तो फिर उसको हम नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। When the continuous system of a particle occupying a surface, we can similarly define a surface density or mass per unit area, ठीक है। मतलब वही बात कर रहा है कि अगर सरफेस पे डेंसिटी हो तो उस पे क्या होगा, उसको बोल देंगे वही कि सरफेस डेंसिटी पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल ऑक्यूपाइंग अ लाइन फॉर कर्व, व्हेन वी डिफाइन अ मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर डेंसिटी, मतलब कि अगर लाइन पे हमारे पास हम बताना चाह रहे हैं पार्टिकल्स की डेंसिटी, लाइन पे बताना चाह रहे हैं पार्टिकल की डेंसिटी, तो वहां पे हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, तो उसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी। अगर हम बताना चाह रहे हैं पार्टिकल की डेंसिटी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, सरफेस डेंसिटी पर यूनिट एरिया। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा मतलब ऐसे, डेल्टा मैस ओवर डेल्टा ए, ठीक है, लिमिट क्या सकती हो, डेल्टा ए गोज टू जीरो। तो ये सरफेस के लिए हो जाएगा फार्मूला डेंसिटी का। इसी तरह से लाइन के लिए क्या होगा, डेल्टा एल ओवर सॉरी डेल्टा एम ओवर डेल्टा एल, ठीक है, लिमिट लिखोगे साथ डेल्टा एल गोज टू जीरो, तो ये हमारे पास सिग्मा आ जाएगा, लीनियर डेंसिटी होगा। ठीक हो गया ना। तो ये चीजें आपने, अब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। जी, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है वो रिजिड एंड इलास्टिक बॉडी, वही बातें जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि रिजिड और इलास्टिक के बारे में मैंने बताया कुछ आपको, तो अब वो बात कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ रिजिड और इलास्टिक के बारे में, ये वही बात यहाँ पे की होगी, ठीक है। आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा स्टडी कर देता हूँ। इन प्रैक्टिस, force applied to a system of a particle which will change the distance between individual particles, such system are often called deformable or elastic bodies। मतलब कहने का कि अगर जो बॉडी जो है हमारे पास है, उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अगर उनका फोर्स लगाने से उनका डिस्टेंस चेंज हो जाए तो उसको हम बोल देंगे, वो फोर्स लगाने से डिस्टेंस चेंज हो जाए और उसको बोलेंगे डिफॉर्मेबल या फिर इलास्टिक बॉडी। और अगर फोर्स खत्म कर दे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, ठीक है। In some cases, however, deformation may be so slight that they may, for most practical purpose, be considered non-existent. It is thus convenient to define a mathematical model in which the distance between any two specified particles of a system remains the same regardless of applied force. Such a system is called rigid bodies. ठीक है, अगर उसका चेंज ना हो डिस्टेंस तो वो रिजिड बॉडी है। The mechanics of rigid body is considered in the chapter 9 and 10। ठीक है, अब असल हमारा जो टॉपिक बेटे शुरू होने हैं वो चैप्टर 9 और 10 है इसी बुक के, ठीक है। तो अब वहां पे जाके हम ये इस रिजिड बॉडी को इलास्टिक बॉडी से हमें हमारी वहां पे जाके हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
चैप्टर 7 का कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। बेटा जो टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये फ्रीडम मतलब लफ्ज से क्लियर है कि वो आज़ादी है, बट फ्रीडम का मीनिंग ही जो है वो आज़ादी है। तो स्टूडेंट्स अब जो आज़ादी है, अब वो किसकी आज़ादी है, अब साथ लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने बेटा इसका मतलब होता है कितनी फ्रीडम है किसी चीज को चेंज करने के, मतलब किसी चीज में चेंज कितनी आ सकती है कि वो उसकी फ्रीडम है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स आपने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि जी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चेंज है वो यही है कि दो जब उसकी पावर होगी वेरिएबल की तो उस तक जो है वो हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड to specify the position of a system of one or more particles is called the number of degrees of freedom of the system। मतलब कहने का कि जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पोजीशन वेक्टर के लिए ऑफ अ सिस्टम ऑफ वन और मोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बताता हूँ, पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर्ड 3 कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि स्पेस के अंदर आपको पता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे स्मॉल एक्स वाई जेड, टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, थस अ नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ठीक है, तो बात समझ कि अगर हमारे पास ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उन्हीं चीज में देख सकते हैं इक्वेशन में, बल्कि हम बच्चों वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो स्पेस के अंदर भी देख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे अभी बताया एग्जांपल 1 में कि स्पेस में हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फिर उस स्पेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, वो 3 होगी। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है आपको कि स्पेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि स्पेस के अंदर है, n पार्टिकल्स हैं स्पेस के अंदर है, तो requires 3n coordinate to specify the position, thus the number of degree of freedom is 3n। ठीक है, तो मतलब कहने का जो आपके पास जितने पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर और जितने कोऑर्डिनेट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स, एक सिस्टम है जो कि n पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है फ्रीली इन स्पेस, ठीक है, रिक्वायर्स 3n कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द पोजीशन। ठीक है, तो उसकी सारी बात है, वो 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन, मतलब 3 into n। फिर उसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें क्या होंगे, वो 3n होंगे। ठीक है जी। अ रिजिड बॉडी विच कैन मूव फ्रीली इन स्पेस हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। A degree of rigid body which can move freely in space have 6 degree of freedom, that is 6 coordinates are required to specify the position। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपने जो इसकी कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं वो आपने यहाँ से देखनी है। ये 7.1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेज नंबर 172 पे ऊपर ये एग्जांपल्स है, आपने करनी है, खुद ट्राई करनी है। 7.1 बहुत आसान है, ये उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा आपको। कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है सारों में, सभी में क्या बताना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका ए पार्ट भी दिया हुआ है, बी भी, सी भी और डी भी दिया हुआ है 7.1 के अंदर। ठीक है जी बच्चों, और उसके बाद इसी तरह से उसका मेथड भी बताया हुआ नीचे कैसे सॉल्व करना है। कि 7.2 है बच्चों, वो भी आपने देखना है, उसका मेथड भी आगे दिया हुआ है। तो ये आपने टॉपिक्स करने हैं, ये खुद ट्राई करने हैं आपने, बहुत आसान है, ठीक है। और ये पेपर में एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकते हैं आपको। डू योरसेल्फ, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दीज 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक कौन सा था कि एक तो हमारे पास इलास्टिक बॉडी, फिर रिजिड बॉडी, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये 3 मेजर टॉपिक से भी इसमें हमारे पास डेंसिटी भी टॉपिक आया था। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये टॉपिक समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।